नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। आरजेडी के बड़े नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमें सत्ता में आने दीजिए, हम इस नए वक्फ कानून को कूड़े में डाल देंगे। और पलटवार करके बीजेपी पूछ रही है क्या विपक्षी गठबंधन बिहार में शरिया लागू करना चाहता है। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इसी पर सीधी और सपाट बातचीत। बिहार चुनाव नजदीक आते ही विपक्ष ने एक बार फिर नए वक्फ कानून का पिटारा खोल दिया है। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दाग में फेंकने का काम करेगा। क्या आप बिहार में आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? इसलिए राजद और सपा का समाजवाद नमाजवाद कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। ये बाबा साहब के संविधान का मजाक उड़ाकर उसे मौलवी स्क्रिप्ट में बदलना चाहते हैं। ये तेजस्वी यादव का डीएनए है परिवारवादी। समाजवादी से परिवारवादी हो गए, अब परिवारवादी से नवाजवादी हो गए। सवाल है कि क्या एक वोट बैंक को साधने के लिए कानून के दायरे में दोनों सदनों से पास हुए नए वक्फ कानून को कूड़े में फेंकने की ताल ठोकी जा रही है। इस बीच एक सियासी युद्ध का मोर्चा यूपी में भी खुल गया है। वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। वो लोग जो आरक्षण के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ हैं, भाईचारे के खिलाफ हैं, वो सेकुलर और सोशलिस्ट के खिलाफ विचार रखते हैं। इसके बाद अखिलेश यादव ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर भी सवाल उठा दिए। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? जो अपने दौरे हुकूमत में मौलवियों को लाखों एकड़ जमीन हजारों करोड़ की लुटा के वह दान दक्षिणा के ऊपर भी सवाल उठाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तेजस्वी यादव के बयान का है, क्योंकि बीजेपी इसे मुस्लिम तुष्टीकरण का एंगल दे रही है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है विश्लेषण का, नमाजवाद वाली सियासत की इनसाइड स्टोरी का विश्लेषण। पहला फैक्ट, बिहार की कुल आबादी में 17.7% यानी 17.7% मुसलमान हैं। दूसरा फैक्ट, 243 विधानसभा सीटों में से 47 सीटों पर मुस्लिम वोटर बिहार में निर्णायक है और ये 47 सीटें बीजेपी और उसके गठबंधन को अधिकतर नहीं जाती। तीसरा फैक्ट, किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में 60% मुसलमान हैं। चौथा फैक्ट, 2019 के बाद से जेडीयू के मुस्लिम वोट में डेंट लगा है। पांचवा फैक्ट, 2020-2024 में जनता दल यूनाइटेड का एक भी मुसलमान उम्मीदवार जीत नहीं पाया है। छठा फैक्ट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को करीब 76% मुसलमान वोट मिला है, जिसका लाभ मिला। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव को लगता है कि अगर ये 92% तक होता है, 90% से ज्यादा होता है, तो इनको ये जो 47 सीटें इसमें से लगभग 45 सीटें मिल सकती है, यानी 47 में से 45-46 तक मिल सकती हैं। और ये अगर जब नंबर आएगा तेजस्वी यादव के पास, तो उनको अपनी सरकार बनाने में आसानी होगी। और यही कारण है पॉलिटिकल पंडित मान रहे हैं कि राजद अपनी लड़ाई इस बार 45 सीटों से शुरू करेगी, जो बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन पर भारी पड़ेगा। अगर मुसलमान
एकमुश्त होकर वोट डालता है तो बीजेपी के लिए कठिनाई बढ़ सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मुस्लिम वोट के लिए तेजस्वी संसद के पास कानून को कूड़ा बता रहे हैं। क्या मुसलमान वोट के लिए, और वो 25-26% मुसलमान वोट, 76 तो मिल ही रहा है, 25% और मिल जाए, 20% और मिल जाए, खेल उसके अलावा अगर 20% मिल गया तो 47 की 47 सीटें राजद के कोटे में चली जाएंगी। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह हैं, उनका अभिनंदन है, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ प्रोफेसर अनवर पाशा हैं, सीनियर लीडर हैं, राजद के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ जेडीयू से सत्यप्रकाश मिश्रा हैं, उनका अभिनंदन है, सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, फॉर्मर मिनिस्टर। गौरव भाटिया, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। क्या आपको लगता है कि खेल आपका बिगड़ने वाला है बिहार के अंदर, कि आपने हिंदू मुसलमान की एक बार फिर दुकान सजा दी है? ये आरोप आप पे लगते हैं कि जब जब आप फंसते हैं आप हिंदू मुसलमान का गंदा खेल खेलते हैं। गौरव भाटिया, आप यानी आपकी पार्टी। अमीर जी, सबसे पहले तो कौन सांप्रदायिक राजनीति करके गंदा खेल खेल रहा है ये बताना बड़ा आवश्यक है। शरिया कानून लागू होना चाहिए बिहार में, इसके लिए सारे मौलाना मुफ्ती एकजुट होते हैं और वहां पे तेजस्वी यादव पहुंचते हैं। तेजस्वी यादव उस मंच पे थे जहां पे ये कहा गया कि शरिया कानून लागू होगा। तो कौन गंदा खेल खेल रहा है, कौन कूड़ा राजनीति कर रहा है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। ये गंदी कूड़े वाली राजनीति स्वयं तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और जो हमारे संविधान को, हमारी संसद से पारित कानून को कूड़ेदान में डालने की बात करते हैं अमीर जी, जनता बिहार की उनकी राजनीति को कूड़ेदान में डालने जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन गौरव, तेजस्वी यादव ने तो ये बात नहीं करी। हाँ, उनके मंच से एक बात हुई और उस बाइट को हम प्ले भी करेंगे। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है कि इसको नमाजवाद पर लेके जाना तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके गई ना, कोई और तो नहीं लेके गया। बिहार में विकास के मुद्दे समाप्त हो गए जो आप नमाजवाद तक ले आए। मैं आपको बताता हूं, क्या अब विकास का मुद्दा नहीं है? विकासवाद समाप्त बीजेपी के लिए, सिर्फ नमाजवाद की बात करेगी भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, तो अमीर भाई ये बताइए, ये तेजस्वी यादव ऐसे कार्यक्रम के मंच पे थे जहां नौकरी कम मिली है ये तय हो रहा था, या ऐसी जगह पे थे जहां कानून व्यवस्था पे चर्चा हो रही थी? वो मंच था जहां कहा जा रहा था हलाला अच्छा है, जहां कहा जा रहा था बहु विवाह करो। गलत अरे है। बच्चे मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि तेजस्वी यादव जी जिस मंच पर थे वो सही था। मेरा प्रश्न यह है कि नमाजवाद विषय है चुनाव का बिहार के या विकासवाद है? मेरा प्रश्न बड़ा डायरेक्ट है गौरव भाटिया, एंड दैट्स अ स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट। देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट छक्का मारता हूं, मैं आपको बताता हूं। सुनिए, हम विकास की बात करेंगे, कानून व्यवस्था बेहतर हुई, कैसे विकास आया, कैसे युवाओं को नौकरी मिली, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना। लेकिन अगर विपक्ष ये कहेगा हलाला करना ठीक है, संसद में पारित कानून को डस्टबिन में डालेंगे, तो क्या हम लोग चुप खड़े रहेंगे? मैं आपके चैनल पे कहता हूं, कान खोल के सुन ले तेजस्वी यादव, भारत संविधान से चलेगा, शरिया कानून से नहीं चलेगा। भारत संविधान से चलेगा, शरिया कानून से नहीं चलेगा, सीधे तरह से पूछा जा रहा है। मैं प्रोफेसर पाशा आपके पास आता हूं, उस मंच पे जाने की आवश्यकता क्यों थी जिस मंच पर यह सब कुछ कहा जा रहा था? क्या आपको लगता नहीं है कि इसके अंदर भी आप भी सियासत कर रहे हैं और घिनौनी गंदी सियासत कर रहे हैं जो कि धार्मिक सियासत है, और फिर आप कहते हैं कि हमारा धर्म से कोई लेना देना नहीं है? कट्टर सियासत इसे कहते हैं, कट्टर धार्मिक सियासत। अमीश जी, पूरा देश ये जानता है कि धार्मिक आधार पर देश को बांटने का काम कौन सी पार्टी करती है। आप चाहे जो भी नैरेटिव सेट करें, हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी को संविधान से समस्या है। भारतीय जनता पार्टी को शब्द सेकुलरिज्म से, धर्मनिरपेक्षता से समस्या है। भारतीय जनता पार्टी को शब्द सोशलिज्म से, समाजवाद से प्रॉब्लम है, समस्या है। भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब अम्बेडकर से समस्या है। भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है
क्योंकि संविधान की बुनियाद सेकुलरिज्म पर है, धर्मनिरपेक्षता पर है। ये सबसे बड़ी समस्या है। जब कोई भी सरकार अगर संविधान पर अटैक करेगी, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनको ख़त्म करना चाहेगी, जाहिर है उसके खिलाफ आवाम आवाज़ उठाएगी। वक्फ का मामला भी संवैधानिक मामला है, संवैधानिक बॉडी है। सरकार नियुक्त करती है वक्फ के मेंबर्स को, सरकार नियुक्त करती है डीएम जो है उसका सीईओ होता है। मैं उसकी टेक्निकलिटीज में जाने का प्रयास नहीं कर रहा। वक्फ को लेकर जो कानून बना है वो हम सबके सामने है। आपकी पार्टी उसका विरोध कर रही है। प्रोफेसर पाशा, मेरा प्रश्न ये है कि जब तेजस्वी की रैली में बोला जाता है, जब तेजस्वी यादव की रैली में बोला जाता है और छिपा हुआ एक एजेंडा सामने आता है जिसमें बाबा साहब के संविधान की बात ना करके उन्हें बोला शरिया के नाम पर आपने गांधी मैदान को इकट्ठा कर दिया, ये बोला गया नहीं बोला गया तेजस्वी यादव के मंच से कि शरिया के नाम पर आप इतने सारे लोग आ गए और फिर जेडीयू और बीजेपी इसको मुद्दा क्यों नहीं बनाएंगे? तश्तरी पे तो सजा के आप खुद दे रहे हैं आप लोग। ये आपकी फिरका परस्ताना सोच की ये निशानी है। आपने नहीं देखा पोस्टर जो लगे हुए थे पूरे बिहार में, दस्तूर बचाओ, दस्तूर कहते हैं आईन को, कॉन्स्टिट्यूशन को, दस्तूर बचाओ नहीं। मैं जो वीडियो है उसको मैं प्ले कर रहा हूं प्रोफेसर पाशा। इस पर मैं बिल्कुल गौरव भाटिया, आई विल गिव यू अ फेयर चांस। आपने सवाल किया, नहीं सवाल मैंने किया आपसे जवाब लेने के लिए, लेकिन ये नमाज बात तक क्यों आई है पूरी लड़ाई? मैं आपको सुनाना चाहता हूं प्रोफेसर पाशा वो वीडियो, और उस वीडियो के ऊपर आप जवाब दीजिएगा। वो वीडियो को 2 बार प्ले करिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। पीसीआर डू इट राइट अवे। इमारत शरिया और हजरत अमीर शरीयत के एक आवाज पे आपने गांधी मैदान को भर दिया। आज मुबारक हो आपको। इमारत शरिया और हजरत अमीर शरीयत के एक आवाज पे आपने गांधी मैदान को भर दिया। आज आप कह रहे थे कि नफरत कौन फैलाता है, आप कह रहे थे नफरत कौन फैलाता है, किसने बंटवारा किया? इस देश का बंटवारा तो 1947 में हुआ था, हिंदू और मुसलमान के नाम पर हुआ था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब शरिया के नाम पर गांधी मैदान किसने भरा था? राजद ने या जनता दल यूनाइटेड ने? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए प्रोफेसर पाशा। में देश को बांटने का काम जो हुआ था 2 नेशन थियरी पर हुआ था, और उस 2 नेशन थियरी के जनक कौन थे? सावरकर थे उसके जनक। सावरकर ने ये भेदभाव डाला, नफरत इस देश में पैदा करने की कोशिश की आरएसएस ने। सावरकर की बात पंडित नेहरू मान रहे थे, महात्मा गांधी मान रहे थे, आप भी ऐसी बात करते हैं। देखिए मैं इस इतिहास के विषय में नहीं जाना चाहता था, लेकिन आपने मुंह में उंगली डाली है तो जवाब सुनना पड़ेगा आपको। अरे 2 नेताओं की एक जिन्ना थे, एक पंडित नेहरू थे। जिन्ना भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और माफ करिए पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और जिन्ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते थे पाकिस्तान की। उस लड़ाई के अंदर वो और महात्मा गांधी ऐसा नहीं चाह रहे थे। पॉइंट नंबर 2, आप इस बात का जवाब दीजिए, जो गांधी मैदान की रैली थी वो शरिया के नाम पर थी, शरिया के नाम पे थी। बीजेपी का आरोप है कि अगर आप बिहार में जीतेंगे तो शरिया वाले कानून लागू करेंगे आप लोग। 1937 में 2 नेशन थियरी लेकर के सावरकर आए थे, उनकी किताब पढ़िए जाकर के। आज की बात करिए जनाब, सावरकर की 1937 में उसमें उन्होंने 2 नेशन थियरी की बात की, कहा कि इस देश में 2 तरह की विषय में बात करिए। इस वीडियो पे क्या कहना चाहते हैं आप? वहीं से 2 नेशन थियरी शुरू हुई। पाकिस्तान का रेजोल्यूशन गौरव भाटिया, देखिए गौरव भाटिया, एक नया वीडियो सामने आया है। एक सेकंड होल्ड ऑन गौरव। देखिए प्रोफेसर पाशा, अगर आप मन में धारण करके आए हैं कि आपको अपना आप जो याद करके आए हैं वही बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। गौरव भाटिया, ये वीडियो सामने आया है, इस वीडियो में कहा जा रहा है और बीजेपी आरोप लगा रही है यही रैली का छिपा हुआ एजेंडा था, बाबा साहब के संविधान को खत्म करके शरिया लागू करने की तैयारी है। ये किस बिना पे आप कह रहे हैं? इसी बिना पे? ये बीजेपी का ट्वीट उठाया मैंने अभी, अमित मालविया का। अमीश भाई बिल्कुल, देखिए आपको समझना होगा मंच किस मुद्दे पे था। मंच ये कह रहा था कि हमें शरिया कानून लागू करना है, तो पहली बात क्या आई, इन सबके लिए अंबेडकर साहब का संविधान नीचे है, शरिया कानून ऊपर है। पहली बात, रैली का जो स्लोगन था, जो कॉल था, वो था वक्फ बचाओ
बीच आइन में ना बचाओ, बोलिए। कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ, दस्तूर अच्छा, बचाओ, बीच में ना बोले। ये था उसका आप स्लोगन, अपनी बारी में ये थी बोलिएगा, अपील। अमित भाई, इनको इस शांत पर बारी लोग में एकजुट बोलिए हुए ना। थे। मैं अपनी बारी और में सिर्फ बोल रहा मुसलमान हूँ। एकजुट नहीं हुए थे, देश का हर गौरव अच्छा, 40 चलिए। सेकंड। अब देखिए अमीर भाई, हाँ अमीर भाई, दूसरी बात मैंने आपको बताया, संसद में इनकी आस्था नहीं है। संसद से पारित कानून था, राष्ट्रपति जी ने स्वीकृति दी, उसके बाद भी कहा गया कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा। अब आप देखिए सर्वोच्च न्यायालय में भी इनकी आस्था नहीं है। आपको मालूम है ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, वहां सुनवाई हुई, अंतरिम आदेश रिजर्व है। मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर है तेजस्वी यादव, अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगाया कि ये संवैधानिक है तो फिर आप कैसे कूड़ेदान में फेंक देंगे? ये अराजकता, यही जंगल राज है। और बिहार की जनता जानती है, पर्याय है आरजेडी जंगल राज का। तीसरी बात, आप देखिए बी.आर. अम्बेडकर साहब की ये लोग इज्जत नहीं करते हैं। ये तस्वीर है, लालू प्रसाद यादव जी बैठे हैं, उनके चरणों के सामने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की तस्वीर है, और लालू प्रसाद यादव हिलते नहीं है। अब ये क्या चिंताजनक नहीं है? आप मुझे बताइए, बहुत चिंताजनक है। जी 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 जी, बहुत चिंताजनक है। ओके, प्रोफेसर पाशा, फिर मेरे को कांग्रेस आपकी सहयोगी दल है, उनके पास भी जाना है। 30 सेकंड्स में मेक योर पॉइंट, और अपने टाइम लिमिट को आप स्ट्रिक्ट रखिएगा, आप निरंतर बोलते हैं। बोलिए प्रोफेसर पाशा। अमीश देवगन जी, ये कानून पास तो जरूर हुआ पार्लियामेंट से, लेकिन अभी लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। इसके प्रोविजंस पे स्टे लगा हुआ सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक माना। दूसरी बात यह है कि आपने 3 कानून पास किए थे किसानों के खिलाफ। हमारे मोदी जी ने 3 कानून पास किए थे किसानों के खिलाफ। उन कानून का क्या हुआ? उन कानून का, उन कानून की क्या धज्जियां उड़ी? वापस लेनी पड़ी आपको। पार्लियामेंट से पास आपने पास किया था, उसको वापस लेना पड़ा। असंवैधानिक अगर आप कानून बनाते हैं, असंवैधानिक अगर आप बिल पास करते हैं, तो किसानों के खिलाफ जो कानून आपने पास किए थे वही हश्र, इसका भी वक्त बिल का भी होगा, वक्त अमेंडमेंट बिल का भी वही हश्र होगा जो किसानों के बिल का हुआ, किसानों के खिलाफ आपके पारित कानून का हुआ। उम्मीद है प्रोफेसर पासा साहब आप मेरी बात गहराई से सुनेंगे। मैं इमारत शरिया का बहुत सम्मान इसलिए करता हूं क्योंकि वो सामाजिक धार्मिक संगठन मुस्लिम समाज के विकास के लिए वर्षों से काम करता आया, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव ने इमारत शरिया का मंच किस लिए इस्तेमाल किया? उन्होंने इस्तेमाल किया एक कूड़े दिमाग से कूड़ेदान, जिस तरह बिहार को बना के रखा था ना राजद और कांग्रेस के सरकार ने 15 साल तक, परिवारवाद ने, फसादवाद ने। प्रोफेसर पासा, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, प्रोफेसर पासा, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, पाशा प्रोफेसर आप ये मत करिए, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, आप मेरी बात सुनेंगे, फिर आपकी बात मैं सुनूंगा, आपको मौका मिलेगा, आप बोलिएगा। प्रोफेसर पासा, आप ऐसे जगह से निकले कि मैं आपका सम्मान करता हूं, प्रोफेसर हैं आप समझिए कि उस 15 साल में क्या होता था। अपहरण नाम का उद्योग चलता था, और दंगा फसाद जो भागलपुर में हुआ, प्रोफेसर पासा, क्या उस दंगा फसाद को आरजेडी ने कभी एड्रेस किया? कभी उन दंगाइयों को जेल भेजा? नहीं भेजा ना। उसको नीतीश कुमार की जब सरकार बनी तब भागलपुर दंगे की फाइल खुली और तब जेल गए। तो इस फसादवाद से, तेजस्वी यादव के फसादवाद से बिहार को मुक्त करना है, और इस कूड़े दिमाग से जो निकला कूड़ादान है, प्रभु उससे बिहार को बचाइए। हम बिहार को कूड़ा नहीं बनने देना चाहते। बिहार कूड़ादान नहीं बनेगा, बिहार विकास के रास्ते पर है। बिहार विकास के रास्ते पे चलेगा, न नमाजवाद होगा, न फसादवाद होगा। जेडीयू जॉइन्स द कोरस ऑफ भारतीय जनता पार्टी। ओके, होल्ड ऑन। ओके, जेडीयू कॉइन्स अ न्यू टर्म, फसादवाद वाला दौर हम नहीं आने देंगे। क्या आपको लगता है ये चुनावी बेला से पहले का दौर है? लेकिन गलती हुई है आपके गठबंधन से भी, एक बड़ी त्रुटि हुई है। उस मंच पर जिस तरह की भाषणबाजियां हो रही थी वो वाकई ठीक नहीं था, और जेडीयू कह रही है कि हम बिहार को कूड़ेदान नहीं बनने देंगे राजद और कांग्रेस के राज में। अखिलेश जी ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स, प्लीज अखिलेश जी। जी अमीश देवगन जी, जब बीजेपी के प्रवक्ता और मोदी जी के लोग और गोदी जी लोग किसी विषय को इतनी प्रशंसा करने लगते हैं तो मुझे एक डर आने लगता है कि कल यही कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन साहब उठें और कहें नहीं ये बिल अब वापस है। तो कितनी ज़्यादा
अपमानित होना पड़ता है जो लोग उसी की प्रशंसा दिन रात किया करते हैं। जैसे इसी तरह प्रशंसा कर रहे थे, जैसे आज सब लोग प्रशंसा वक्फ बिल का कुछ दिनों से कर रहे हैं, 3 काले कृषि कानूनों की इसी तरह प्रशंसा करते थे, वापस ले लिया गया, बताने लगे कि वापस लेने में कितनी अच्छाई है। कहते थे कि हम जनगणना नहीं कराएंगे, दिन भर करते थे, कटोगे तो बटोगे, क्या क्या करते थे, सालों चलाया। तो आज भी योगी दोनों जी कह लोगों रहे ने हैं कटोगे मिलकर तो खूब बटोगे। मोदी जी और गोदी जी लोगों ने रुक जाइए, तो और उसे भी साहब ने एक दिन कह दिया नहीं हम कराएंगे। फिर आज कह रहे हैं कि ये कानून की इतनी ज़्यादा बुराइयां हैं, कल कहीं साहब कह दिए कि नहीं वापस है, फिर क्या मुंह दिखाएंगे। और जो लोग ये बात कहते हैं कि ये गैर संवैधानिक बात है, संसद का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है, अरे भाई वो अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं, वो भाजपा के लोग और मीडिया के लोग, वो दोनों लोग। देखिए, एक तो अखिलेश जी आप मीडिया पे लेक्चर देना बंद करिए, मीडिया पे लेक्चर देना बंद करिए, और बार बार आप हमारे मंच पर आते हैं और बार बार इसी तरह के शब्द बोलते हैं। आप बड़े वरिष्ठ हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता आपको टोकना, मत करिए ये सब का। देखिए अभी सीआईए के कुछ कागज पत्र सार्वजनिक करे हैं बीजेपी के एक सांसद ने, उसमें कौन कौन से नेता किस किस पेरोल पे थे, कौन कौन से पत्रकार किस किस पेरोल पे थे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप सम्मानजनक बात करें। आपको जो लड़ाई लड़नी है भारतीय जनता पार्टी से लड़िए, जनता दल यूनाइटेड से लड़िए, मीडिया से लड़ाई लड़के आपका पिछले 11 वर्षों में कुछ नहीं हो पाया है। हम तो आपको मंच दे रहे हैं अपनी बात को रखने का, हमें गाली देकर आपके 4 वोट नहीं बढ़ रहे हैं, कमी हो रहे हैं। अरे सुनिए, बोलिए। हाँ आप भी, अरे सुनिए, आप भी सुनिए थोड़ा। तब मैं कहता हूँ सुनिए तो आज के बाद मत बोलिएगा, बस बन जाते हैं, बहुत हुआ, आज के बाद मत बोलिए, मेरा निवेदन है आपसे। जब आप पक्षकार बनते हैं किसी चीज के, अरे पत्रकारिता पे आपका ज्ञान नहीं चाहिए प्रभु, आप विषय पे बात करिए ना प्लीज। अरे आप पत्रकारिता पे ज्ञान देने लगते हैं, मैं आपको बोलूं नेतागिरी कैसे करनी है, आपको कैसा लगेगा? अरे भाई मत दीजिए ना आप ज्ञान पत्रकारिता पे, पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए। पत्रकारिता कांग्रेस के हेडक्वार्टर से भी नहीं होगी। क्यों इतना, बस आप अपनी बात करो। क्यों इतना उद्वेलित हो रहे हैं, क्यों इतना उद्वेलित हो रहे हैं? संसद में ये जो बिल आया है ये तो संशोधन विधेयक ही है ना, ये जो वक्फ बिल आया था तो संशोधन विधेयक ही था, तो कैसे दोबारा संशोधन नहीं हो सकता है क्या? इसमें कभी कोई दूसरी सरकार संशोधन नहीं कर सकता क्या? आप क्यों कह रहे हैं कि ये कैसा संसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? वो आप अगर मीडिया पर्सन है तो निष्पक्षता रखकर मित्र पार्टी कह रही है कि कूड़े में फेंक देंगे, कूड़ा दिमाग वाला व्यक्ति और क्या सोच सकता है? हाँ, तो राहुल गांधी बिल फाड़ते हैं और एक कहते हैं कूड़े में फेंक देंगे। अब बीच आप लोग बिल फाड़ा कर कूड़ादान पार्टी बन जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपकी पीड़ा हम समझ रहे हैं, आपकी पीड़ा हम समझ रहे हैं। आप थोड़ी देर आराम कर लें, जब आपका अवसर आएगा बोलिएगा, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। ठीक है, आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब एक सांसद, एक बीजेपी के लोग, जानकार लोग, लोकतंत्र में बड़े बड़े पदों पे बैठे लोग जब ये कहें कि कैसे इस बिल को बदलने या हटाने या कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहे हैं, तो भाई उसी संसद से ही तो बदला जाता है। आप भी तो उस बिल को 2024 में संशोधन विधेयक लेके आए हैं। अरे अखिलेश जी तो बिहार के चुनाव में जीतकर कैसे बदलेंगे बिल? संसद में थोड़ी आ रहे हैं, विधानसभा में जा रहे हैं। ये तो फिर दूसरे समाज को भी गुमराह करना हो गया ना। तो जाके ये तो मुस्लिम समाज को आपत्ति नहीं है, ये तो उस मंच के लोगों को भी गुमराह करना हो गया कि हम विधानसभा चुनाव जीतेंगे तो हम बिल बदल देंगे। जैसे कांग्रेस कह रही थी कि अगर हम जम्मू कश्मीर में जीते तो हम 370 को बदल देंगे। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं हमारी क्या हैसियत है इसको बदलने की? अभी तो मोदी जी हैं, जब तक ये रहेंगे 370 तो नॉर्मल रहेगा। आप कैसे बदलेंगे? मुझे तरीका बताइए। बिहार का चुनाव जीतकर आप वक्फ का कानून कैसे बदलेंगे? मतलब गुमराह करने की कोई सीमा होती है जी। आपने अच्छी बात कही कि आपको चिंता इस बात की है कि बिहार में जीतने के बाद कैसे बदल पाएंगे। ये नई बात आपने कही और अच्छी बात कही। देखिए, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं क्योंकि बीजेपी के लोग तो दूसरी बात कर रहे हैं। वो तो संसद के, लोकतंत्र के या संविधान के विरुद्ध बता रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बिहार की सरकार जब आपकी बन जाएगी तो कैसे बदल पाएंगे? वो कह रहे हैं नमाजवादी हैं। ओके, गौरव भाटिया, आपकी पीड़ा जो है टेक्निकली
टेक्निकली आपकी पीड़ा वाजिब है। चलिए अब जब मेरी पीड़ा बिहार को टेक्निकली मत बदलेंगे, देखिए, फिर हम लोग देश में बदलेंगे। मैं क्लिनिकली ऑब्जर्व, नहीं आपको मैं क्लिनिकली ये ऑब्जर्व बात कर रहा आप हूं बीजेपी के कि कांग्रेस प्रवक्ताओं कह को रही है कि बताइए, हम क्या बोले इस पे। ओके, ये बीजेपी सुनिए थोड़ा सीटें बोलने कितनी दीजिए, देंगे थोड़ा अभी बोलने उसी में दीजिए। लड़ाई है। ये बात आप बीजेपी वालों को बताइए प्लीज। सुनिए देखिए, हाँ, ये मैं बात सुन ही रहा हूं, BJP पिछले वालों 3.5 को मिनट से आप ही बताइए बोल रहे हैं कि जरा। मेरे भाई, हाँ तो ये बात आप हमसे चलिए, जो अब मैं कह रहे हैं आपकी कि बात कैसे रखूं, बदल अमित भाई। पाएंगे, ये उनसे पूछिए कि इनका भैया एक ठीक है वाक्य गौरव, भी गौरव 15 देखिए जब अखिलेश जी जब सारे है, जवाब ये वाला। टेक्निकली दे रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल क्लिनिकली पूछना चाहता हूं। टेक्निकली नहीं, क्लिनिकली आपसे सवाल पूछ रहा हूं। प्रैक्टिकली दे रहा हूं। नहीं टेक्निकली दे रहे हैं, क्लिनिकली मैं आपसे गौरव भाटिया पूछ रहा हूं। क्लिनिकली मेरा सवाल आपसे ये है कि ये आप क्लिनिकली क्या एक बार फिर वही एजेंडा डाल रहे हैं जो आप पे आरोप लगता है? कांग्रेस और राजद कह रही हैं कि बीजेपी अपने एजेंडे में फिट हो रही है, तो क्लिनिकली आप अपने एजेंडे को फिट कर रहे हैं। देखिए, मैं भी बड़ा लॉजिकली आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं, टेक्निकली और क्लिनिकली और लॉजिकली मैं ले आता हूं। ठीक है अमीश भाई देखिए क्या है, संविधान पढ़ने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना पड़ेगा। अब 9वीं पास जो हैं, जिनके परिवार में 10वीं पास और 5वीं पास मुख्यमंत्री बने हैं, हमारे देश के वो क्या नेतृत्व पे संविधान को आरोप लगा पढ़ेंगे? रहे हैं। वो तो शरिया कानून ये आप जानते हमारे हैं। देश के नेतृत्व पे आरोप लगा रहे हैं। शांत, गौरव किसी के बीच में नहीं बोले जी, बीच में ना बोले अमीश भाई, ये इनकी बहुत गंदी आदत है। मुझे तो इतने युवा लगते हैं लेकिन हरकतें ठीक नहीं करते हैं। मत करे। कौन देखिए, युवा लग रहा है आपको? मैं ये सोच रहा था कि ये तस्वीर जब मैंने दिखाई, हमारे अखिलेश भैया, आप देखिए ना कैसे मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे पे रौनक है। कभी आपने राहुल गांधी को देखा है मुस्कुराते? नहीं देखा है, क्योंकि संविधान विरोधी है। अखिलेश भैया तो संविधान पढ़ते लिखते हैं। राहुल गांधी ना टेक्निकली पढ़ते हैं ना क्लिनिकली पढ़ते हैं संविधान को, वही तेजस्वी यादव है। देखिए अब मैं आपको क्या दिखा रहा हूं अमित भाई, ये तस्वीर क्या दिखाती है? लालू प्रसाद यादव डॉक्टर BR अम्बेडकर के सामने पैर रखे हुए हैं उनकी तस्वीर के। अब राहुल गांधी क्या अलग है? ये देखिए राहुल गांधी कुर्सी पे बैठे हैं, जमीन पे देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर है। क्या है इनकी सोच? इनकी सोच ही संविधान विरोधी है, दलित विरोधी है, और इसीलिए ये लोग कभी बात नहीं करेंगे संविधान की। मैं पूछना चाहता हूं, जब लालू प्रसाद यादव ने हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया और कहा कुंभ मेला फालतू है, महाकुंभ को अमीश भाई आप याद करिए फालतू बताया था, क्या राहुल गांधी एक शब्द बोले थे? तेजस्वी बोले थे? नहीं बोले थे। लेकिन आज शरिया कानून लागू करेंगे, 4 बीवियां रखवाएंगे, हलाला करवाएंगे, और उसके बाद कहेंगे कि देखो संविधान से हमें मतलब नहीं, जवाब हमें शरिया कानून चाहिए। ठीक है गौरव, हिंदुओं से हमें मतलब नहीं, हमें 50 केवल सेकंड वेट करिए मुसलमान का अखिलेश जी वोट का चाहिए। जवाब। अखिलेश जी, ये बीजेपी का आरोप है कि शरिया को लागू करने की प्लानिंग कर सकती है, अगर शरिया के कानून को लागू कर सकती है अगर कांग्रेस राजद जीत के आती हैं बिहार के अंदर। जवाब देखिए, बीजेपी का इतिहास रहा है, वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। जंग आज़ादी के समय अगर इनको मौका आज मिले तो ये कहेंगे कि देखिए हमने जंग आज़ादी के समय मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी। ये उसका भी क्रेडिट लेकर के, और शरिया कानून लागू करने से अगर इनको वोट मिले तो बीच में कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? आपातकाल किसने लगाया? कौन ज्ञानी बोल रहा है बीच में? गौरव प्लीज, अखिलेश जी अभी उसका भी बता दे रहा हूँ, बीच में नहीं कानून को परेशानी हो गई ना, परेशानी हो गई। एक छोटी सी सच्चाई पे अमीश देवगन जी आप देख लीजिए। गौरव शांति, अखिलेश जी आप बोले मैंने सिर्फ एक छोटा सा कानून मानेंगे या नहीं मानेंगे? अखिलेश जी समस्या और बढ़ेगी अभी। अगर राहुल गांधी नहीं हो, म्यूट करिए तब ना मैं बताओ जो मेरे सवाल का मुझे चिल्लपोर करने की आदत नहीं है। प्लीज इनसे आप बात कर लें, वक्त के कानून पे इनसे आप बात कर लें, मानेंगे सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है नहीं? इनसे बात कर लें आप। ठीक है अखिलेश जी बोलिए। आपका अच्छा काम है मनीष जी, जरा सा भी तल्ख बोल दे तो पीड़ा होने लगती है और दूसरों को डिस्टर्ब करवाने में आपको मजा आता है। खैर, मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि मुस्लिम लीग के साथ मिल करके देख लीजिए। अरे भाई ये ऐतिहासिक फैक्ट है कि सत्ता के लिए आपने इस देश के दुश्मनों के साथ समझौते किए हैं।
मुस्लिम लीग के साथ मिलकर आपने सरकार बनाई है। आज भी आप कुछ भी कर सकते हैं। 400 सीटें मांग रहे थे ना संविधान बदलने के लिए, अभी भी बोल रहे हो ना संविधान बदलने के लिए। आपके तमाम जो मुख्य दल हैं जो जिससे आप आते हैं वो बोल रहे हैं ना संसद के अंदर। प्लीज अमीर जी इनको म्यूट करा दीजिए, इनको म्यूट करा दीजिए। संसद में हमारे गृह मंत्री जी ने अंबेडकर जी के ऊपर क्या बोला था, याद है कि नहीं याद है? वो वीडियो भी सुना सकता हूं। लेकिन देखिए, ये सत्ता के लिए कुछ भी करेगी बीजेपी। अंग्रेजों से हाथ मिलाना हो, मुस्लिम लीग से हाथ मिलाना हो, किसी से भी हाथ मिलाना हो, देश का हित होता हो, उससे कोई लेना देना नहीं। इनको सत्ता चाहिए बस, और सत्ता के लिए कुछ भी और संविधान तो जिस दिन से बना उसी दिन से उसके दूर विरोधी हैं, उसका हमेशा से ये विरोध करते रहे। तिरंगे को कभी स्वीकारा नहीं है, तिरंगे के खिलाफ हमेशा रहते रहे हैं। संविधान को ये कौन ये सुनिए, बीच में जब आपका अवसर आएगा तो बोलिएगा, आपका भी जवाब दे दूंगा, तभी आप चुप हो जाएंगे। प्लीज जवाब का मौका आएगा तो बोलिएगा। जवाब देता हूं अम्बेडकर पर। बैटिंग हो जाएंगे अम्बेडकर पर, कहेंगे चुप करा देंगे। देखो यार, देखो जिसके पक्ष में खड़े हो दुनिया जानती है वो संविधान के विरोधी है। अच्छा, जैसे आप लोगों ने गला घोट दिया था 75 में, दुनिया जानती है कि वो अंबेडकर के विरोधी हैं। कर दिया। चलो, जब मन आए दूसरे राज्यों की सरकार सारे मिल के आप बताइए, देश को डिस्टर्ब करते हो, डिबेट को डिस्टर्ब करते हो, और अमीश देवगन डिस्टर्ब करवाते हैं और कहते हैं कि मुझ पे कमेंट बोल लीजिए। मुझे अच्छा नहीं लगता डिस्टर्ब करना अखिलेश जी, लेकिन आप बात ऐसी करते हैं कि कुछ बोलना पड़ता है। आप तब से तो डिस्टर्ब ही कर रहे हैं, आप दोनों बात कर रहे हैं, और अमीश देवगन जी मजा ले रहे हैं। आप अखिलेश जी, आप लगातार आप लंबे टाइम तक बोलते हैं, इसलिए मेरा निवेदन है संक्षेप में बोलिए। भाई आप मुझे जब अवसर देते हैं तब मैं बोलता हूँ। 30 सेकंड। ये आप जब अवसर देते हैं तब मैं बोलता हूँ। आप 3.5-4 मिनट से बोल रहे हैं, आपको आप बोलिए अपनी बात को। 30 सेकंड रखिए। एक नोबली विल इंटरवीन। अखिलेश जी, प्रश्न ये है, क्या आपको लगता है ये गलती हुई है? क्या आपको लगता है बीजेपी इसको पॉलिटिकली कैश करने का प्रयास करेगी? तो ऐसी गलती क्यों करना जिसको बीजेपी पॉलिटिकली कैश कर सकती है? अखिलेश जी, लेट हिम आंसर। क्या इसके पहले संविधान, इसके पहले क्या कानून बदले नहीं गए हैं या परिवर्तन नहीं किए गए हैं? आप कैसे कह सकते हैं गलती हुई? क्या हुई? मोदी जी से कभी पूछा आपने कि 3 की काले कृषि कानून को, जिसकी यहाँ पूरी सरकार कई महीने तक आप प्रशंसा करते रहे, सैकड़ों किसान मर गए और एक दिन आपने उसे वापस लिया? बोलिए मोदी जी ने गलती की कि नहीं की थी? अमीश देवगन जी, आप सच्चे पत्रकार हो तो बता दीजिए। अगर वो काम पहले ने कर दिए होते तो किसान मरे होते हैं ना, इतने देर की बर्बादी होती। सोमनाथ भारती भी मेरे साथ है, जो बोलिए भाग क्यों रहे? गौरव क्यों? आप बोलिए मोदी जी ने गलती की थी कि नहीं की थी? अमीश देवगन आप बोलिए, आप बोलिए। क्या बोलूं मैं? आप बोलिए, मोदी जी ने गलती की थी कि नहीं की थी? अरे लोकतंत्र है, आपको जो बोलना है आप बोल रहे हैं। एक बात बताइए, अगर वो कानून, क्या केरल में ऐसा कानून नहीं है? अगर आप किसान कानून की बात करते हैं, वापस लेने से कोई कानून गलत नहीं होता। वापस लेने से कोई कानून गलत नहीं होता। जन भावना का सम्मान करना, वापस लेना हारना नहीं होता। मैं पॉइंट बता रहा हूं आपको। केरल के अंदर कौन सा कानून है? केरल के अंदर कौन सा कानून है? केरल की स्टेट के अंदर कौन सा कानून है जो किसान कानून की आप बात करते हैं? आज वो किसान कानून होता तो जो सब्जियां, जो फसल 2-2 रुपए 10-10 रुपए में बिकती है, वो नहीं बिकती। जहां शॉर्टेज होती वहां जाती। आजादी मांग रहे थे बिचौलियों से, लेकिन नहीं हो पाया। आप मुझसे पूछ रहे थे, आपने मुंह में डाला कि बताओ। मैं फिर कहता हूं, वो कानून सही था, उसको वापस लेना गलत था। मैं फिर कहता हूं। अब आप बोलिए आगे की बात। वो कानून तो सही था, अब बोलिए। फिर भी मैं कहता हूं ये विषय नहीं है आज का, ये विषय नहीं है आज का। अकेले क्यों बोल रहे हो? अकेले की बात नहीं है। आपने पूछा ना, आपने पूछा बोलो, मैंने बोला। अब बोलो, क्या बोलोगे आप? देखिए, मेरे को जो कहना होता है मैं देश हित में कहता हूं, और जिसमें राष्ट्रहित होता है, हो सकता है वो पब्लिक ओपिनियन से अलग हो, लेकिन वो राष्ट्रहित सबसे ऊपर होता है। मैं फिर कहता हूं, लेकिन मैं अब इस चर्चा के अंदर सोमनाथ भारती को भी लेके आता हूं। लेकिन एक सेकंड देखिए, ये आप रेपिटेटिव हो जाते हैं अखिलेश जी, लगातार आप बोलते हैं। एक सेकंड। गौरव भाटिया, आप अकेले बोल रहे हैं। गौरव भाटिया जी बोलते हैं, अकेले बोलते हैं।
देखिए अमीश भाई, देखिए गलती आपकी नहीं है। क्लिनिकली जो अखिलेश प्रताप जी की गाड़ी है ये थोड़ी खराब है, इनको स्टार्ट होने में 4 मिनट लग जाते हैं, बात कोई करते नहीं। अब मैं पहला सवाल पूछता हूं, आप बताइए संसद से पारित कानून है, क्यों नहीं मानेंगे आप? दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, क्यों नहीं मानेंगे आप? तीसरी बात आप ये बताइए, आप बात करेंगे अंग्रेजों की। अरे अंग्रेजों ने तो पार्टी बनाई है आपकी, जिस पार्टी की उपज है राहुल गांधी, वो पार्टी अंग्रेजों ने बनाई। आप बात करेंगे संविधान की, आपातकाल लगाया काला अध्याय। तीसरी बात, आप पद निरपेक्षता के नाम पे शाहबानों का जो मुआवजा था वो ले लेते हैं, राजीव गांधी ने लिया था। और सबसे बड़ी बात है, देखिए शरिया कानून अगर इनको चाहिए तो सीरिया जाएं, अगर शरिया कानून चाहिए तो बाकी इस्लामिक मुल्क जाएं। भारत में डॉक्टर BR अंबेडकर जी का संविधान चलेगा, दलित आगे बढ़ेगा, सशक्तिकरण होगा। और यही इनसे देखा नहीं जा रहा, क्योंकि मोदी जी वो व्यक्ति हैं, चाहे दलित हो चाहे महिला हो, गौरव यू मेड योर पॉइंट। ओके, अखिलेश प्रताप सिंह, अखिलेश प्रताप सिंह, ओके गौरव, ओके अखिलेश प्रताप सिंह 30 सेकंड, देन सोमनाथ भारती जी। अखिलेश प्रताप सिंह 30 सेकंड, देन सोमनाथ भारती। देखिए सीनियर एडवोकेट वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके, इनसे केवल इतना पूछिए, सर्वोच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई है, क्या मानेंगे या नहीं मानेंगे? बड़ी खबर, तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, मैं पार्टी से निकाला गया हूं। तेज प्रताप यादव ने सनसनीखेज बयान दे दिया है, पार्टी से निकाला गया हूं लेकिन लोगों के दिलों से नहीं, मैं दिलों पर राज करता हूं। अनुष्का मामले पर पहली बार बोले हैं लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव, प्यार किया है, कोई गुनाह नहीं किया है। अनुष्का तेज प्रताप यादव की तस्वीरें हुई थी वायरल, सीधे तौर पे बोले हैं प्यार किया है, कोई गुनाह नहीं किया है। पहली बार तेज प्रताप यादव का बयान आया है, पार्टी से निकाला गया हूं, दिलों से नहीं। तेज प्रताप यादव लालू यादव के बड़े बेटे हैं और उनको पार्टी परिवार से निकाला गया है। सत्यप्रकाश मिश्रा, उन्होंने बोला मैंने प्यार किया है, कोई गुनाह नहीं किया है। प्यार करने की आजादी सबको होती है। नहीं, बहुत प्यार करे वो, उनके प्यार को और प्यार नसीब हो, लेकिन बात कुछ और है। जिस शर्त पे, जिस सिद्धांतों पे लालू प्रसाद यादव जी ने अपने पुत्र को निकालने की नौटंकी भर की है, क्या उस सिद्धांतों पे बहू को घर से निकाला है उन्होंने? सामाजिक न्याय का मसीहा बताते हैं खुद को, और अपनी बड़ी बहू को घर से धक्के मारकर निकाला। उन पर आरोप है कि राबड़ी देवी उनका बाल खींच के मारती थी, उन पर आरोप है कि उनकी बहनें उनको सताती थी, उनको खाना नहीं दिया जाता था। वो लड़की चीख चीख कर अदालत से न्याय मांग रही है। क्या लालू प्रसाद जी समाज नहीं, मैं चाहता हूं ये विषय लाना, क्या लालू प्रसाद यादव जी अपनी बड़ी बहू को न्याय देने के लिए सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेंगे? ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन प्रोफेसर अनवर पाशा, तेज प्रताप जी पे मैं आ रहा हूं। तेज प्रताप जी प्रेमी आदमी हैं, कृष्ण भक्त हैं, वो प्रेम करते हैं, प्रेम की धारा बहाते हैं। घर से निकाले गए बेचारे, अब ये नौटंकी है या वास्तव में निकाले गए अलग बात है। अंबेडकर पे एक लाइन, यूपीए की सरकार ने मुझे प्रोफेसर अनवर पाशा, देखिए प्रोफेसर अनवर पाशा आपका जवाब। सोमनाथ भारती, माफी चाह रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रोफेसर अनवर पाशा जी, देखिए अमीश जी, ये सारा जो मामला है इस पर एक फैसला हो चुका है, और पर तेज प्रताप ने बोला मैंने प्यार किया है, गुनाह नहीं किया है। उनको उनके बारे में जो फैसला उचित हो सकता था, जो नैतिक फैसला हो सकता था, उन्होंने लिया, हमारे नेता शहीद लालू प्रसाद यादव जी ने। और ये अब चैप्टर क्लोज हो चुका है और ये कोर्ट में चल रहा है, जिसके बाद हमारे सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं, जाहिर है कि कोर्ट पे ये मामला लंबित है और कोर्ट का फैसला उसमें आएगा और जाहिर है कि उस फैसले के हिसाब से अमल होगा। सत्यप्रकाश जी ने एक और बात उठाई थी, जो गांधी मैदान में रैली हुई, क्या उस रैली को उन्होंने फसादवाद कहा। आपने पाबंदी लगाई हुई, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ सत्यप्रकाश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि फसादियों के गोद में कौन बैठा हुआ 20 वर्षों से? बिहार की जनता को आप क्या बेवकूफ बनाना चाहते हैं? 20 वर्षों से आप फसादियों के गोद में बैठे हुए हैं। 2002 में गुजरात में जो मासिकर हुआ मुसलमानों का, उस समय आप गोद में बैठे हुए थे, समर्थन में थे सरकार के, समर्थन में थे आप उस सरकार के, सरकार का हिस्सा थे आप। सोमनाथ भारती, इंपॉर्टेंट डे। देखिए, प्यार पे तो किसी की कोई पाबंदी नहीं होती, लेकिन ये प्यार की बात नहीं है, ये नफरत की बात है। कोई नमाजवाद की बात कर रहा है, कोई समाजवाद की बात कर रहा है, और कोई कह रहा है, और जेडीयू कह रही है ये फसादवाद वाले लोग हैं, इंडिया अलायंस वाले। तो बिहार का चुनाव आया है, तुष्टीकरण की बेला लाया है,
और बीजेपी की तरफ से नमाजवाद लाया है, यानी बीजेपी नमाजवाद का आरोप लगा रही है। ये पैटर्न क्या लगता है आपको? जवाब आपका, सोमनाथ भारती। अमीश जी, चूंकि मैंने बहुत देर में ज्वाइन किया है आपका डिस्कशन जी, इसलिए मैं थोड़ा सा जो साथियों ने कहा उसको साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहूँगा। देखिए, जब आपने बहुत जोर से कहा कि ब्रेकिंग न्यूज़, तेज प्रताप यादव ने ये कहा और वो कहा, मैंने कहा यार किसी दिन आएगा इस देश में जब अमीश जी बोलेंगे ब्रेकिंग न्यूज़, 4 लाख लोगों को नौकरी मिलने वाली है, महंगाई 50% कम होने वाली है, चलिए इंतजार करेंगे हम उसका, ₹1 के बराबर हो जाएगा, ब्रेकिंग न्यूज़ 40 रुपए का पेट्रोल हो गया। अरे ब्रेकिंग न्यूज़ कैसा करिए अमीश जी, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, हम सब आपको सुनते हैं, देखते हैं। देखिए, जो आपने सवाल किया है नमाजवाद और समाजवाद पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। जो पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछ में गोली मारी थी, क्या वो भाजपा से इन्फ्लुएंस था या भाजपा उससे इन्फ्लुएंस हो रही है? जैसा आतंकियों ने देश को डिवाइड करने का प्रयत्न किया, धर्म पूछ करके लोगों को गोली मारी, मेरी बहनों को विधवा किया, क्या उन्होंने इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो गए कि भाजपा इन्फ्लुएंस हो गई? जो हिंदू मुस्लिम वो करना चाह रहे थे तो भाजपा उसको आगे बढ़ाना चाहती है क्या? मुझे समझ में नहीं आता अमीश जी। चुनाव का वक्त है, क्या ये अच्छा नहीं होता कि भाई आप जो हैं कहते भाई देखो मैनिफेस्टो में मैंने ये 100 चीजें लिखी थी, 90 कर दिया। ओके, पॉइंट किया है तो वोट दो, काम नहीं किया तो वोट मत दो। पॉइंट क्या अच्छा नहीं होता? ओके भाई, चर्चा का विषय तो आप ये बनाइए। ठीक है गौरव, जब आप वोट लेते हैं, शार्प रिप्लाई 30 सेकंड रिप्लाई गौरव के आधार पे, गौरव बेटे स्टिक टू टाइम, 30 सेकंड रिप्लाई गौरव जी। देखिए, सोमनाथ भाई यहाँ पे बोल रहे थे काम किया है तो वोट दो, काम नहीं किया तो चोट दो, और मुझे पता नहीं अरविंद केजरीवाल का वो मायूस चेहरा याद आ गया। काम ही नहीं किया था, झूठे वादे किए थे, जनता ने हटा दिया। लेकिन आज बड़ी बात क्या है, देखिए सेल गोल के पहले एक और ले ले, कौन? तेजस्वी यादव। आपको मालूम है तेजस्वी यादव, अमीश भाई सोमनाथ भारती की बात का जवाब, सुधांशु जी जो मेरे साथी हैं, उनके परिवार से किसी ने आजादी की लड़ाई में कुछ किया है, आपातकाल में जेल गए व्यक्ति हैं, आप कृपा करके वो सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप सोमनाथ भारती कह रहे हैं, गौरव भाटिया आप प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, कम से कम प्रश्न का जवाब तो दीजिए, उससे मत भागिए। गौरव भाटिया वो ब्रेकिंग न्यूज का इंतजार कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं भागूंगा। सोमनाथ भाई भी बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, अरविंद केजरीवाल की तरह नहीं है, नकली खांसी करते हुए भाग जाते थे जब जनता सवाल पूछती थी। अरे भाई, आज एक बात तय होनी चाहिए कि संविधान सबसे ऊपर है। सवाल का जवाब दीजिए। सोमनाथ भाई बीच में मत बोलिए। आप उनके नेता को बुरा भला कह रहे हैं, इनकी तारीफ कर रहे हैं, बड़ी दोस्ती निभा रहे हैं गौरव भाटिया आप भी। अरे मेरे अधिवक्ता भाई हैं, वो इसलिए निभाएंगे। मैं उस लाइन पे जाना नहीं चाहता, जोड़ता है क्योंकि वो डिबेट करना चाहते, मैं डिबेट होना नहीं चाहता। देखिए, मैं डिबेट नहीं होऊंगा, मैं सवाल का जवाब दे करके रहूंगा गौरव जी से। डिविएट तो सुनिए, आप डिविएट तो सोमनाथ भाई उस दिन हो गए जब आप अरविंद केजरीवाल की काली नीयत के साथ खड़े हो गए। काले कोट के साथ खड़े रहते तो और सम्मान मिलता, लेकिन गौरव जी हाथ जोड़ आज ये तय होना चाहिए अमीश देवगन के शो पे। जवाब मांग रही हो, जवाब दीजिए। मैं ब्रेक के बाद जवाब लेता हूं, एक अंतराल के लिए रुक रहा हूं। वक्त है एक अंतराल का, आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। एक बार फिर अभिनंदन आपका टक्कर के आज के एडिशन में। बड़ी खबर है, बीजेपी के हाई प्रोफाइल विधायक टी राजा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। कारण नहीं बताए गए हैं। यह बीजेपी के लिए तेलंगाना में बड़ा झटका है। टी राजा ने तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेजा है। कारण क्या है इसकी अभी जानकारी नहीं लगी है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ प्रोफेसर अनवर पाशा हैं, मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, मेरे साथ सोमनाथ भारती हैं। सोमनाथ भारती, विषय यह है कि आपको लगता है कि तेजस्वी यादव ने जिस वो बैठक में गए यानी वो जिस कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया, वहां पे शरिया के बारे में कुछ कहा जा रहा था। बीजेपी कह रही है कि शरिया कानून लागू करना चाहती है आरजेडी की सरकार बिहार में आकर। जवाब अमीश जी, कारण क्या है कि भाजपा के पास कुछ और है ही नहीं कहने को, सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान करो, हिंदू मुसलमान करो, हिंदू मुसलमान करो। मैं तो कहना चाहता हूं कि भाजपा तो वहां शासन में है,
भाजपा को चाहिए कि 20 साल का मेरा ये कार्य है, इस कार्य पे हमको नापा जाए, इससे और हम बेहतर करके दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसका चर्चा कहीं नहीं है। ओके, बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है गौरव भाटिया, ये आपका ट्रेडमार्क काम है, हिंदू मुसलमान करना। ओके, जवाब गौरव भाटिया। इस चर्चा की शुरुआत भी इससे हुई थी। दैट इज अ बीजेपी टिपिकल ट्रेडमार्क, क्लिनिकली हिंदू मुसलमान करो किसी भी चुनाव से पहले। हिंदू मुसलमान के बिना आपका पानी उतरता नहीं है। मेरी इतिहास की जानकारी ठीक ना हो, शाहबानो 65 साल की महिला, उसको भत्ता दिया गया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, कानून हम ही लाए होंगे और हज सब्सिडी हम ही देते होंगे शायद। और ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना था चाचा नेहरू के संविधान में, ये लागू नहीं कर पाए, ये हमारी वजह से ही हुआ होगा। 55 साल सत्ता में कांग्रेस पार्टी रही तो नहीं हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने महिला आरक्षण की बात करी और मुसलमान महिलाओं को भी मिलेगा, ट्रिपल तलाक को अपराध बनाया, तो ये हमने गलत किया। हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया संविधान की मूल भावना के अनुसार, हमने गलत किया। क्या कहना क्या चाहते हैं? ओके, सोमनाथ भारती 20 सेकंड, सोमनाथ भारती 20 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। माननीय गौरव जी, आप सीनियर एडवोकेट हैं, ऐसा है मेरे दोस्त, देखिए कांग्रेस ने जो गलतियां करी वो आप क्यों रिपीट कर रहे हो? भाई आप एक नई दिशा दो ना। कौन सी गलती? हम कहां कह रहे हैं कांग्रेस ने सही किया? आप मुझे हम ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से देखिए आप दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी काम की चर्चा क्यों नहीं करती? होना चाहिए अरविंद केजरीवाल, भाई काम की चर्चा करें। ठीक है, मैं प्रोफेसर पाशा को इस प्रकार से हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, इस प्रकार से हमने एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने आपको ट्रैप में फंसा दिया है बिहार में, एम्प्लॉयमेंट में? अगर ये आप कह रहे हैं बीजेपी का ट्रैप है, तो आपके ट्रैप में फंस गए हैं? बीजेपी अपने ट्रैप में खुद फंसी हुई है। अच्छा, बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है सिवाय आपके पास एजेंडा क्या है? के आपके पास एजेंडा क्या है कि राज्य की सरकार बननी है? हमारा एजेंडा, हमारे नेता का एजेंडा रोजगार है, हमारी प्रायोरिटी रोजगार है। 20 वर्षों से अमित जी सुनिए, बिहार में 20 वर्षों से एक ऐसी सरकार चल रही है जो थकी हारी हुई सरकार है, जो युवाओं को रोजगार नहीं दे सकी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि थकी हारी हुई सरकार है, लालटेन युग वापस आना चाहिए, लेकिन आज का विचार ये है और आप सबके लिए है, कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए आती है। इसलिए कठिनाइयों से कभी मत डरिए, उनसे लड़िए और आगे बढ़िए। चलिए, आगे बढ़ना तो निर्णायक होता है और आगे बढ़ना हमें भी है। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आज के लिए आप जुड़े, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।